मशहूर लेखक विलियम हंटर ने अपनी किताब में लिखा है, वे अपनी किताब में लिखते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन कांग्रेस विरोधी मंच तैयार करने के लिए किया गया था। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। आइए आज मुस्लिम लीग को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग का गठन एक तत्कालिक परिणाम नहीं था। इसकी नींव सर सैयद अहमद खान ने 18 के दशक में 19वीं शताब्दी के लास्ट दशक में रख दी थी। यानी आप ऐसे कह सकते हैं मुस्लिम लीग जो पार्टी बनाई गई थी, मुस्लिम लीग, इसका उद्देश्य हमेशा कांग्रेस के लिए एक विरोधी मंच तैयार करना था। मुस्लिम लीग एक कांग्रेस की तरह विशेष पार्टी थी जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी, मुसलमानों के हितों की बात करती थी। इस तरह की पार्टी को मुस्लिम लीग कहा जाता है। आइए आज मॉडर्न हिस्ट्री के इस 46वें एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन किन कारणों से हुआ और यहाँ से पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरी कहानी को विश्लेषणात्मक तरीके से आप आज हमारे साथ समझने की कोशिश कीजिए। भाग 46 में मॉडर्न हिस्ट्री का समझे। आइए एक कहानी के तौर पर रटने की कोशिश करते हैं, रटने की नहीं समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतिहास को समझा जाता है और इतिहास अपने आप में एक पूरी कहानी होता है। यह कोई पढ़ने वाला या समझाने वाला विषय नहीं है। एक बशर्ते आप एक कहानी को याद रखिए, एक कहानी के तौर पर लंबे समय तक इसको याद रखा जा सकता है। तो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ उसके कारण उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? तो मुस्लिम लीग के गठन की पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है। आप जानते होंगे कि किस तरह लॉर्ड कर्जन की आक्रामक नीतियों के द्वारा 1905 में बंगाल 2 भागों में बांट दिया गया। यानी अगर आप इसे बंगाल मान लें तो ये बंगाल था। बंगाल ये आपका पूर्वी बंगाल, ये आपका पश्चिमी बंगाल। वो बंगाल का विभाजन जिस तरीके से किया गया था वह अपने आप में शरारतपूर्ण था। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर आपने नहीं देखा बंगाल का विभाजन किस तरह हुआ, मैंने इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है कि बंगाल का विभाजन किस तरह हुआ है। आप पुराने वीडियो का सहारा ले सकते हैं। मैं यहाँ आपको इतना तो नहीं समझा सकता, लेकिन यह बताना चाहूँगा कि जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन मुस्लिम बहुल इलाके को अलग कर दिया गया और अंग्रेज़ों की बांटो और राज करो की नीति पर आधारित था। क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उन्हें हिंदुओं की और मुस्लिमों की एकता सुलभ नहीं आ रही थी। यही कारण था उन्हें बांटो और राज करो की नीति को और भी आक्रामक बनाना पड़ा। आइए देखते जानते हैं 1905 में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन होने के बाद यानी जो मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों पड़ी, तो उसके बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1906 को सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, आप ऐसे कह सकते हैं आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिमों का एक प्रतिनिधित्व मंडल लॉर्ड मिंटो उस समय के गवर्नर जनरल एंड वाइसराय हुआ करते थे। इस तरह उनसे शिमला में मिलने पहुंचे थे एक मुसलमानों का पूरा एक समूह 1906 में 1 अक्टूबर 1906 को उनसे मिलने पहुंचा था। और उन्होंने वहां उनसे जाकर जब उनसे मिले तो उन्होंने वहां जाकर शिमला में तो उनसे जब मुलाकात की, जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मंडल था, उन्होंने जब गवर्नर जनरल वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की तो उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि उनके लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग की। और उन्होंने कहा कि हमें एक विशेष क्षेत्र में हमें पृथक निर्वाचन पद्धति दे दी जाए। लेकिन देखिएगा उन्होंने जो प्रस्ताव रखा और लॉर्ड मिंटो के द्वारा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और बाद में देखिए 1909 का जब भारत शासन अधिनियम आएगा उसके तहत इन्हें पृथक निर्वाचन पद्धति या सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन पद्धति दे दी गई। इसे समझने की कोशिश करते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या थी या पृथक निर्वाचन पद्धति किसे कहते हैं? यानी मुस्लिम लोगों का चुनाव मुस्लिम लोग ही कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। यानी आप ऐसे कह सकते हैं पाकिस्तान की नींव 1906 के इस शिमला समझौते में जब
कांग्रेस मुस्लिम के जो प्रतिनिधित्व मंडल थे उनके द्वारा जो पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग रखी गई थी, उसके बीच जब पाकिस्तान भारत से अलग होगा, उसके बीच 1906 के पार्लियामेंटो सुधार जब पार्लियामेंटो ने वो दिए थे, आप ऐसे कह सकते हैं। और देखिएगा कई वर्षों के बाद लगातार कई वर्षों के बाद पाकिस्तान हमेशा बनकर रहा। ये जो मुस्लिम लीग है ये अपनी जिद पर लास्ट तक अड़े रहेगी। अभी हम आपको समझा रहे हैं कि मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ। मुस्लिम लीग का गठन ऐसे हुआ, समझे। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने पहुंचा था। कहाँ? शिमला में। कहाँ पहुंचा था? शिमला में। कब? 1 अक्टूबर 1906 को लॉर्ड मिंटो से मिलने। लॉर्ड मिंटो उस समय के भारत के गवर्नर जनरल वायसराय हुआ करते थे। उस समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला हुआ करती थी, समझे। पृथक निर्वाचन पद्धति की उन्होंने वहाँ पर जाकर मांग की। पृथक निर्वाचन पद्धति किसे कहते हैं? यह एक प्रकार की ऐसी प्रणाली होती है जिसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुसलमान ही कर सकते हैं, यानी मुसलमानों का एक कैंडिडेट मुसलमानों के मतों के द्वारा ही चुना जाता है। इस तरह की पद्धति को पृथक निर्वाचन पद्धति या सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम कहते हैं। उसके बाद ढाका के एक नवाब थे। ढाका के एक नवाब ने आगा खां के नेतृत्व में, ढाका के नवाब थे सलीमुल्ला खां थे उस टाइम, सलीमुल्ला खां। ये सलीमुल्ला खां वही व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया था, भंग विरोधी आंदोलन के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया था। तो ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। बांग्लादेश उस समय ढाका की राजधानी हुआ करती थी, तो उस समय ढाका के नवाब सलीमुल्ला खां हुआ करते थे। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। डेट आपको याद रखनी है, 30 दिसंबर 1906। हालांकि आप जानते हैं कांग्रेस के अधिवेशन लास्ट जो वर्ष हुआ करता था, वर्ष के अंतिम महीने में ही हुआ करते थे, 25 से लेकर 30 दिसंबर के बीच। उसी समय कांग्रेस, उसी की तर्ज पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ताकि मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो पार्टी होगी उसको अलग बनाया जा सके। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। आइए समझने की कोशिश करते हैं। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान कराची अधिवेशन में तैयार किया गया, यानी जो पार्टी बनाई गई थी, अब तक इसका जो अधिवेशन संविधान हुआ करता था, जिस संविधान के तहत यह कार्य होगा, तब तक इसका कोई कार्य नहीं किया गया था। तो उसके बाद आप ऐसे कह सकते हैं कि 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान कराची अधिवेशन में, कहाँ? कराची अधिवेशन में तैयार किया गया। जब कराची अधिवेशन में तैयार किया गया तो जो उसकी पहली बैठक हुई थी, तो उसकी पहली बैठक जब अधिवेशन हुआ संवैधानिक तौर पर, यानी जब मुस्लिम लीग जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसका पहले अधिवेशन हुआ इसका अमृतसर में जब इसका 1907 में अधिवेशन हुआ। कब? 1907 में इसका अधिवेशन हुआ, 1907 में अमृतसर में हुआ। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे आगा खां। कौन? आगा खां। मुस्लिम लीग कांग्रेस की तरह ही एक पार्टी थी। तो इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वे कौन थे? आगा खां थे। कहाँ? अमृतसर में। तो इसका जो मुख्यालय था वो हुआ करता था उस टाइम पर अलीगढ़, यूपी में पड़ता है। उसके बाद इसका जो मुख्यालय था वो लखनऊ हो गया 1910 के बाद, 1910 तक यही रहा। और इनके जो मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन थे वे ना किसी वर्ष के अंतिम वर्ष में हुआ करते थे, किसी वर्ष के अंतिम वर्ष में, प्रत्येक वर्ष के जब कांग्रेस के अधिवेशन होते थे तो मुस्लिम लीग के अधिवेशन भी उसी वक्त हुआ करते थे। तो मुस्लिम लीग यही चाहती थी कि जो मुस्लिम लोग हैं वे कांग्रेस के अधिवेशन में ना जाए, इसीलिए इस तरह का समय रखा गया था, समझे। सब चीज़ एक रणनीति के तहत डिसाइड हो रही थी। और देखिए यहीं जो मुस्लिम लीग है वो हमेशा ब्रिटिशों के साथ पैरेलल में उसके साथ चलती रहेगी, यानी मुस्लिम लीग मतलब मुस्लिम लीग और ब्रिटिश कदम से कदम मिलाकर चलते थे, क्योंकि ब्रिटिश जानते थे अगर भारत पर शासन करना है तो भारत को 2 भागों में बांटना ही होगा। और वे 1947 तक इस शासन में, इस मंसूबे, जो ब्रिटिश शासन के मंसूबे थे, उनकी नीतियाँ थी, शोषणकारी नीतियाँ थी, इसमें समय समय पर वे कामयाब होते हैं। बस आप इसका एक अपवाद कह सकते हैं, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ दिखाई पड़ती हैं। और एक जगह और असहयोग आंदोलन जब खिलाफत आंदोलन अंग्रेज़ों के विरुद्ध चला गया तो आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों साथ साथ एक मंच पर दिखाई पड़ते हैं।
उसके बाद कभी भी मुस्लिम लीग इनके पक्ष में नहीं आएगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग पार्टियां साइड में चलती रहेगी। लेकिन एक सुविधा की बात यह भी है, 1937 तक, वर्ष 1937 तक आप ऐसे कह सकते हैं मुस्लिम की अधिकांश जनसंख्या कांग्रेस के साथ चलती थी और कांग्रेस के साथ चलती थी, लेकिन सबसे कम जनसंख्या मुस्लिम लीग के साथ रहा करती थी। पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग हमेशा जो मुस्लिम के हुआ करते थे, चाहे वो अनेक प्रकार के लोग हो, अनेक प्रकार की संस्थाएं हों, अनेक प्रकार की संस्थाएं हों, बहुत सारी संस्थाएं थी मुस्लिमों की, वे भी कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी। यानी इस पार्टी का 1937 तक कोई प्रभाव नहीं था, नाम मात्र का प्रभाव था। लेकिन देखिए 1937 के बाद जब मुस्लिम लीग चुनाव लड़ती है और बहुत बुरे तरीके से हार जाती है। अगर आपने 1937 के चुनाव नहीं देखे, मैंने उसे अच्छे तरीके से समझाया है, एक्सप्लेन किया है, तो आप पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद 1937 तक जो मुस्लिम लीग है, जब वो चुनाव हार जाती है, 1937 तक मुस्लिम लीग जब चुनाव हार जाती है, 1945 में जाकर चुनाव होंगे। जब 1945 में जाकर चुनाव होंगे, देखिए जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिमों का सारा वोट बैंक एक तरफ हो जाता है। अगर आप इसे मुस्लिम लीग की सफलता कह सकते हैं तो कांग्रेस की असफलता भी कह सकते हैं। इसे कहानी को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। जिस तरह नोट्स बनवाया जाए इसी तरह आप नोट्स बनाते चलिए और कहानी को जोड़ते चलिए। एक बार नहीं, वीडियो को कम से कम 3 बार देखिए, कहानी आपके दिमाग में बस जाएगी। समझे? पर्सन यहीं से आएंगे, सारे कहानियों से ही पर्सन आते हैं। जब आप पेपर में बैठते हैं तो आपके डेट याद नहीं रहती, सिर्फ कहानियाँ याद रहती है। और कहानियों के तौर पर हम जो आपके दिमाग में जो फैक्ट लाई करते हैं, उन्हीं के आधार पर हम ऑप्शन को टिक करके आगे निकल जाते हैं और कहानियाँ आपको मेन से लिखने का मौका देती है। मुस्लिम लीग का उद्देश्य अगर आपसे पूछे एक लाइन में, तो मैंने कहा इसका उद्देश्य था, विलियम हंटर ने, मशहूर इतिहासकार विलियम हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन लीग में लिखा है कि कांग्रेस का जो मुस्लिम लीग की स्थापना हमेशा के लिए एक कांग्रेस विरोधी मंच के लिए, कांग्रेस को प्रतिसंतुलित करना या कांग्रेस को असंतुलित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मुसलमानों को अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व प्रति निष्ठावान बने रहना, मुसलमान हमेशा, इसकी स्थापना इसलिए की गई थी, मुसलमान हमेशा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बने रहे, ईमानदारी बरते। किसके प्रति? मुसलमानों के प्रति। और देखिए इन्होंने समय समय पर हमारे साथ धोखा किया, इस बात से कोई अचूक नहीं रहा है। आप देख सकते हैं, मैंने कहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक व्यक्ति का नाम बताया था, जो जेल से फरार हो गया था। समझे? उसने कहा कि मैं तो कांग्रेस के मंच में था ही नहीं, तो उन्होंने वहाँ हमें धोखा दिया। समझे? चलिए बाद में बात करेंगे इन फैक्टों की, जो खास रोचक फैक्ट होंगे। इसमें जितनी भी खास पर्सनैलिटियाँ होती है, इनकी कहानी मैं आपको अलग से सुनाऊंगा। और जब मैं जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मैं बात करूंगा तो मैं उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री आपको पढ़ाऊंगा। उससे संबंधित जो पर्सन पूछे जा सकते हैं उस पार्ट को भी मैं हाईलाइट करूँगा और कहानी एक विशेष कार्यक्रम में आपको बताई जाएगी, जिसका नाम भी होगा कार्यक्रम का। उस कार्यक्रम में आप मेरे साथ कहानी सुनेगा, वो कुछ दिन बाद चलेगा, जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री के भाग पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। कहानी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की, कहानी भारत देश को आज़ाद कराने वाले वीर सपूतों की पूरी कहानी आप मेरे साथ जानेंगे। एक पर्सनैलिटी को आपके साथ विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आइए और मुझे सुनिए। मुसलमानों को संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण, मुसलमानों के अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। आपसे यूपीएससी या पीसीएस सीधा प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के उद्देश्य क्या हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। उनमें से अगर कोई सा भी, जितने बताए हैं हमने, मुसलमानों को अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठावान बने रहना, ये हो सकता है। अगर ये नहीं होगा, ऑप्शन में होगा कि मुसलमानों का संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त करना, ये भी हो सकता है। तीसरा, कांग्रेस के लिए एक विरोधी मंच तैयार करना, इसका मकसद था और ये अपने मंसूबे में कामयाब रही। और देखिए लखनऊ अधिवेशन को छोड़कर और लखनऊ अधिवेशन के बाद असहयोग आंदोलन, जो खिलाफत आंदोलन था, वह असहयोग आंदोलन में बदल जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। समझे? महात्मा गांधी की यहाँ आलोचना भी की जाती है। तो असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा किस तरह असहयोग आंदोलन में बदल जाता है। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो आपका लखनऊ अधिवेशन हो। लखनऊ अधिवेशन में यहाँ 2 मंच पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग कदम से कदम मिलाकर आगे चलती है और अंग्रेजी सरकार के हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं
और अनेक प्रकार की अंग्रेजी सरकार के द्वारा नई रणनीतियाँ लाई जाती है। जैसे देखिएगा 1907 में कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, जिसे एक प्रकार से आप गर्म दल दूसरा नरम दल कह सकते हैं। कांग्रेस का 2 भागों में विभाजित हो जाना अंग्रेज़ों के लिए एक सोने में सुहागे के बराबर था। तो आप ऐसे कह सकते हैं 1907 में जो कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, उन 2 साल बाद एक पार्लियामेंटो सुधार ला जाता है, जिसे 1909 का पार्लियामेंटो सुधार कहते हैं। 1909 का पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रावधान कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति दे दी जाती है और मुस्लिमों के लिए लगभग 5 से 6 सीट की व्यवस्था की जाती है। किसी किताब में 5 लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 6 लिखा हुआ है। समझे? मैंने कहा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति दे दी जाती है और यह बहुत बड़ा फैक्टर था। 1909 का पार्लियामेंटो सुधार भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। जितने भी अच्छे संवैधानिक सुधार हुए अंग्रेज़ों के द्वारा, वे सारे हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन समय समय पर जो कहानी आपको सुनाई जा रही है इनमें मज़ा लीजिए और जानते रहिए अपने भारत देश को। समझे? ये मुस्लिम लीग की छोटी सी कहानी अब यह चलती रहेगी, थोड़ी इजाज़त दीजिए, इसके बाद की कहानी हम आपको समझाते हैं। लखनऊ लिखवाएंगे भी आपको, अभी आप इंटरेस्ट लेना है आपको। समझे? अभी हमें आपको सुनना है, बस सुनने की आदत डालिए। कहाँ से लिखना है? जितना बोर्ड पर लिखा गया है केवल अभी इतना लिखना है। मुस्लिम लीग की कहानी अभी शुरू रहेगी, अभी थोड़ी देर बाद एक और वीडियो आएगा। धन्यवाद।